Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start again. तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस द गो टू स्टेटमेंट क्या होता है. इट इज अ कंट्रोल जंप स्टेटमेंट कि हमें कंट्रोल वन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पॉइंट लेके जाना है. कैन वी यूज गो टू स्टेटमेंट विच इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. कौन है ये? एक तो ये बीच में बच्चे ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो इसको हमने देखा था कि हम कैसे स्ट्रक्चर. सो दिस इज गो टू हम लिखते हैं. उसके बाद जो भी लेबल नेम हम जहां ट्रांसफर करना चाहते हैं कंट्रोल, उस लेबल का नाम लिखते हैं. लेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाय लेबल कुछ भी हो सकता है, एनी नेम यू वांट टू गिव विद अ सेमीकोलन एंड देन व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स यू वांट टू यूज. ठीक है, इस अनदर हमने एक एग्जांपल देखा था फॉर यूजिंग योर गो टू स्टेटमेंट फॉर लूपिंग. तो इसमें हमने देखा दो लेबल्स हमने इसमें डिफाइन किए थे, लूप और एंड. कौन आया है? ठीक है, एंड देन दो हमने स्टेटमेंट्स यूज करे हैं. अगेन दो गो टू स्टेटमेंट्स भी हमने यूज करे थे फॉर डिफरेंट लेबल्स. अगर एन वैल्यू 0 से छोटी थी तो वी गो टू एंड, अगर बड़ी है देन वी गो टू लूप. है ना, लूप में क्या हो रहा था? कैलकुलेट हो रहा था फैक्टोरियल. यहाँ तक कोई डाउट था किसी को? इसकी स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी. 2-3 स्लाइड्स थी इसलिए मैंने शेयर नहीं की. सो आई विल शेयर द स्लाइड्स फॉर टुमारो, यस्टरडेज लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर टुगेदर. उसके बाद वी डिस्कस की ब्रेक स्टेटमेंट क्या है. अगेन इट इज अ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन विच इमीडिएट कंट्रोल ट्रांसफर करता है आउट ऑफ एनी ब्लॉक इट इज इन. तो अगर स्विच में है या वाइल में या फॉर लूप में या डू वाइल में है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें एग्जिट करा देता है. So it also violates the pure structured programming principle and provide a second exit from the loop. Okay, switch में हम यूज करते हैं whenever a case is justified or satisfied. Again यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि ये जो फर्स्ट वाला आ रहा था उसका आउटपुट वाले का आ रहा था 1 2. क्या क्या आ रहा था आउटपुट? 4 5 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. ठीक है ना. सो दिस वाज द आउटपुट. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैम इससे पहले जो गो टू एंड वाला बताई थी उसमें मैम गो टू एंड में कई किसी बुक में मैम गो टू रीड भी लिखा है, तो फिर रीड का क्या? गो टू इन कहाँ लिखा है मैंने? गो टू तो देखो एंड तो क्या है, एंड मैंने एक लेबल दिया है. जैसे आपका मैं वेरिएबल बनाया इंट नेम, इंट एंड. तो अगर एंड मैंने एक वेरिएबल बना लिया ना, एंड तो कुछ भी हो सकता है, एंड वेरिएबल या कुछ भी. तो एंड एक नेम दिया जो एक लेबल है. जैसे यहाँ डिफाइन किया है मैंने, कहीं भी हो सकता है ये एंड, यहाँ भी हो सकता है एंड, यहाँ भी लिख सकते हैं हम एंड कोलन और रिटर्न 0. उसके आगे हमने स्टेटमेंट लिख दी. ओके मैम, ओके. ठीक है. हाँ, और कोई डाउट है? हेलो मैम, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल बीच में डिफरेंस क्या है? अभी वो हम पढ़ेंगे. ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल पे जब मैं आऊंगी तब क्लैरिफाई करूंगी. बट फॉर नाउ क्या है कि देखो, अगर आपने कोई वेरिएबल इंट मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर इंट सी आउट ऑफ दिस मेन ब्लॉक, है ना, तो ये सी है वो पूरे आपके पूरे प्रोग्राम में वैलिड होगी. देन इट इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल. लेकिन जो मेन ब्लॉक के अंदर आपने ये डिफाइन किया है वो क्या है? आपका लोकल वेरिएबल. और ये जो है सी, इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया आपने. यहाँ लिखा इंट सी इक्वल्स टू 10. ठीक है, यहाँ लिखा इंट सी इक्वल्स टू 9. तो जब यहाँ पे आप सी प्रिंट करोगे तो वो वैल्यू क्या लेगा? 9 लेगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में है ना, जो इस पर्टिकुलर मेन ब्लॉक है
उसके लिए लोकल सी यही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने कहीं भी सी डिफाइन नहीं किया होता, यहाँ पे सी नहीं किया, बाहर कर दिया है, और यहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट कराते तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होती है 10। तो वो ग्लोबल मतलब पूरे आपके प्रोग्राम में हर जगह वो वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे फॉर में हमने किया था ना, फॉर इंट डिक्लेयर किया था सी इक्वल्स टू 0, सी लेस देन इक्वल्स टू 10, सी प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन वी हैव सर्टेन स्टेटमेंट्स, जैसे यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ सी परसेंटेज डी एंड सी, यहाँ पे हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी आपकी, जब ये लूप चलेगा तो 0 से 10 तक सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस फॉर लूप के अगर आप बाहर प्रिंट एफ लगाएंगे, ठीक है, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि जो सी वेरिएबल है वो इस फॉर लूप के लिए लोकल है। Within this loop you can access this C, but outside this for loop you cannot access। तो ये यहाँ अगर आप कोशिश करेंगे उसको प्रिंट करने की तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था फॉर दिस लूप, ठीक है। कुछ समझ आया? और अभी हम जब देखेंगे प्रोग्राम्स उसके बेसिस पे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगेन सो दिस वाज द आउटपुट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट अब आता है। तीसरा हमारे पास एक कंट्रोल जंप इंस्ट्रक्शन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ब्रेक स्टेटमेंट बट वी ओनली अप्लाई टू लूप्स, ठीक है। जनरली हम लूप्स के साथ इसको यूज करते हैं फॉर स्किपिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। So loops created using while, do while and for statements, we use continue. While continue is encountered in a loop, the next iteration of the loop is immediately begun. ठीक है। For while loops, this means that execution is automatically transferred to the top of the loop. The evaluation of the test expression is initiated. देखो हमने while loop में कहीं पर भी continue दे दिया तो उसके आगे का जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगेन वो टेस्ट एक्सप्रेशन पे चेक होने जाता है। while loop में क्या होता है, हम बाहर इनिशियलाइज करते हैं, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे कुछ अपडेटिंग होती है ना। तो अपडेट जैसे ही हो रहा है, कंटिन्यू क्या करता है, सम पर्टिकुलर आपकी लूप कंट्रोल वेरिएबल है, जैसे मान लिया कि हमारी लूप कंट्रोल वेरिएबल सी है जिसकी वैल्यू 0 से 10 तक वेरी कर रही है। ऐसी कोई एक वैल्यू आ गई जिसका हमें, जैसे 3 नहीं, हमें 3 के लिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं कराना, 6 के लिए एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो उनको हम ये स्टेटमेंट्स ना एग्जीक्यूट हो बट बाकी जो वैल्यूज हैं उनके लिए एग्जीक्यूट हो, इन दैट केस वी यूज कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू के साथ अब ब्रेक अगर हम लगा देंगे तो वो क्या होता है, लूप से ही बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। बट वी वांट कि नहीं, ये लूप कंटिन्यू करता रहे फर्दर फॉर अदर वैल्यूज जो आपकी सी के लिए वैलिड है, उनके लिए कंटिन्यू करता रहे, एग्जिट ना करे, ठीक है। देन वी यूज कंटिन्यू इन दैट केस। तो अब यहाँ देखेंगे, अब डू वाइल में भी हम कैसे करते हैं, डू वाइल यहाँ कंटिन्यू देते हैं तो वापस टेस्ट एक्सप्रेशन पे चेक होना चाहिए है। डू वाइल में भी कंटिन्यू देने पर टेस्ट एक्सप्रेशन पर ही चेक होता है। अब फॉर में क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर हम अपडेशन स्टेटमेंट देते हैं, देन वी शुड अप्लाई अपडेशन बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं कर पाएगा, है ना। फॉर में क्या होता है, कंटिन्यू हम, क्योंकि अपडेशन कहाँ देते हैं, आपके लूप फॉर लूप की जो स्ट्रक्चर है उसमें देते हैं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट कहीं भी आती है वो डायरेक्ट सबसे पहले अपडेशन पे जाती है, देन टेस्ट एक्सप्रेशन एंड देन ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। So let's see an example. So continuous statement is less useful than the break statement, but it is convenient for skipping over the data that should not be processed while remaining in the loop. Remain में हमें उसी loop में रहना है, but कुछ data को हमें skip करना है. Continuous statement has no direct effect on a switch statement, but it can be included with the switch statement that itself contained in a loop. ठीक है. Here the effect of continue is the same. The next loop iteration is bigger. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, c equals to 0 दिया, कंडीशन दिया, एंड देन यहाँ पे अपडेशन दिया है। If c equal to 3, कंटिन्यू करने अगेन आपका
कंडीशन पे चला जाएगा एंड देन अपडेट होगा। अगर सी की वैल्यू 3 नहीं है तो वो प्रिंट करेगा। इसलिए आउटपुट यहाँ पे कैसे आ रहा है, पहले 1 प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ द अपडेशन, देन 2 प्रिंट हुआ, जैसे ही वैल्यू 3 हुई है ना, तो वो 3 को प्रिंट ना करके अगेन वापस चला गया कंडीशन पे, देन अपडेट हुआ एज अ 4। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, देन प्रिंट अगेन, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग टिल द वैल्यू इज 5। तो जैसे ही वो 6 वैल्यू हो गई यहाँ पे अपडेट होके, इट विल प्रिंट 6 एंड देन इट विल एग्जिट। यहाँ कुछ समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो कंटिन्यू का यूज कहाँ है, स्किपिंग ओवर सम आइटरेशंस। अगेन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर कैलकुलेट किया है विद द यूज ऑफ डू वाइल लूप। अब इसमें क्या किया हमने, डू वाइल में क्या किया, प्रिंट एनी पॉजिटिव नंबर, एंटर 999 टू स्टॉप, देन वी टुक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर नंबर 999 के इक्वल है देन ब्रेक, है ना, एग्जिट कर जाए। अगर नंबर लेस देन 0 है देन क्या प्रिंट करना है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड एंड देन अगेन कंटिन्यू पास हो गया, तो मतलब क्या हुआ, कंडीशन पे चला गया, कंडीशन ट्रू है, देन अगेन लूप विल एग्जीक्यूट। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इजी है। मैम इसको एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया, डू वाइल लूप में स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर हमें डालना है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर मांगा यूजर से और 999 दिया कि अगर आप नहीं करना चाहते हो तो 999 डाल के स्टॉप कर सकते हो। तो नंबर डाला किसी ने, लेट्स से -5। ठीक है, अगर नंबर 999 की इक्वल है, नंबर में वैल्यू आ गई, नम इज इक्वल्स टू -5। अगर नंबर की वैल्यू 999 होती तो ब्रेक हो जाता, मतलब इस डू वाइल लूप के बाहर हो जाता एंड देन रिटर्न 0 करके एग्जिट कर जाता। लेकिन नंबर 999 के इक्वल नहीं है, देन इट विल कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर नंबर लेस देन 0 है, हाँ नंबर लेस देन 0 है, तो क्या हुआ, प्रिंट हुआ, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड एंड कंटिन्यू होके आपका फिर से कंडीशन पे चला गया, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, कंटिन्यू होके यहाँ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगेन हम क्या करेंगे, डू वाइल की बॉडी में गए, अगेन यहाँ पे से फिर से सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इस बार हमने नंबर डाला 5, नम इज इक्वल्स टू 5। नंबर 999 के इक्वल नहीं है, फॉल्स हो गया, नंबर लेस देन 0 नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये चीजें प्रिंट नहीं होंगी और कंटिन्यू भी नहीं होगा। अगेन क्या प्रिंट होगा, द स्क्वायर इज 25। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेस्टेड लूप्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं असाइनमेंट्स में, बट एक ब्रीफ ओवरव्यू फिर भी हम ले लेते हैं। क्या है, इट रेफर्स टू अ लूप दैट इज कंटेन्ड विद इन अनदर लूप। इफ द प्रोग्राम हैज टू रिपीट अ लूप मोर देन वंस, इट इज अ गुड कैंडिडेट फॉर अ नेस्टेड लूप। जैसे कि आपने जो नेस्टेड लूप के सिंबल्स वाले आपने क्वेश्चंस जो किए हैं, दैट कम्स अंडर द नेस्टेड लूप्स। The inside loop executes completely before the outside loop's next iteration. It should also be remembered that each inner loop should be enclosed completely. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि for लिखा हमने, इसकी definition दी, फिर एक और for लिखा and then we give the definition and एक ही bracket दे के हमने वो कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको दोनों ब्रेसेस को क्लोज करना चाहिए, अंदर वाले का भी बाहर वाले का भी। Then only your loop will work, otherwise it will get abrupt answer, give errors। देखो अब ये 12 बजे 12:30 बजे कौन है ज्वाइन कर रहा है? जूही, आपको टाइम नहीं पता था क्लास की? चलो ये ट्राई करो ये क्वेश्चन। 4 experiments are performed. Each experiment consists of 6 test results. ठीक है, यहाँ लिखा है कि 4 experiments हमें परफॉर्म करने हैं और रिजल्ट्स क्या है, 6 रिजल्ट्स है। The result of each experiments are given below.
ऐसा प्रोग्राम लिखना है यूजिंग द नेस्टेड लूप टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. द डेटा हैज टू बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम यूजर. ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट है, 6 रिजल्ट्स है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट. मतलब कितने आंसर्स आएंगे फाइनली? 4. 4 आंसर आएंगे. कैसे निकालेंगे आप लोग आंसर्स? एवरेज ऑफ एवरी सिंगल टेस्ट एक्सपेरिमेंट. कितने वेरिएबल्स डिटरमाइन करोगे? पहले सबसे पहले कितने वेरिएबल्स होंगे बताइए? 4 लूप के लिए 4 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल लगेगा वो 1 to 3 4 करके. बट टोटल लूप कितने होंगे इसमें? 2 लूप होंगे. 2 लूप होंगे. चलो करो, कौन सॉल्व करेगा? लेट्स सी. ये वैल्यूज हैं जो आपको इनपुट करानी है. इन्हें आप फिक्स भी कर सकते हो. मैम चारों आउटपुट एक साथ आनी चाहिए. डिपेंड करता है आप कैसे प्रिंट करा रहे हो. ओके. मैम फिर 24 वेरिएबल्स लगेंगे सेव करने के लिए एवरी रिजल्ट. हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे? हम नहीं डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स इतने सारे. तो हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? 4 एटलीस्ट एवरेजेस डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर आपको हर एक बार एवरेज अलग अलग ही प्रिंट कराना है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट्स हैं. या तो हम ये कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट एक एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, एंड वेरिएबल एन डिक्लेयर कर दिया जिसमें हम ये रिजल्ट्स इनपुट कराएंगे. देन वी डिक्लेयर फॉर int I is equals to 1, I less than equal to 4, I plus plus. है ना, 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं. उसके है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे. प्रिंट एंटर रिजल्ट. ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट आई. ठीक है, मतलब ये परसेंटेज डी. हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? आई है ना. स्कैनफ क्या लेंगे इसमें? परसेंटेज डी. कहाँ लेंगे हम वैल्यू? एन. एन. ठीक है. अब एवरेज को इनिशियली हमको क्या करना है? 0. ठीक है. या आप एक काम करिए कि सम कर लीजिए, है ना. सम एक वेरिएबल कर लीजिए, एक और वेरिएबल ले लो, सम इक्वल्स टू 0. तो सम इक्वल्स टू, ओ हाँ बेटर होगा यही. मैम एड्रेस ऑफ एन. मैम बाकी मत बताइए. हाँ, एड्रेस ऑफ एन. मैम बाकी मत बताइए. ठीक है. अब लेकिन इसमें हमें और भी कुछ करना है. अभी एक लूप यहाँ और देना होगा. फॉर int j is equals to 1, j less than equals to 6, j plus plus. ठीक है. यहाँ क्या लिखेंगे? एंटर द jth रिजल्ट. तो परसेंटेज डी jth रिजल्ट फॉर एक्सपेरिमेंट i is j, i. ठीक है. यहाँ सम प्लस एन हुआ. ओके, ये 6 टाइम तक कैलकुलेट हो जाएगा सम. उसके बाद हम ये आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक पूरा हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? सम इज इक्वल्स एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय
इतनी वैल्यू है j की, फाइनल वैल्यू 6 हो जाएगी, तो j से भी हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, सम डिवाइडेड बाय j, एंड अगेन सम इज सेट टू 0 सो दैट अगेन आप फिर से कैलकुलेट कर सके। printf क्या होगा, द एवरेज ऑफ परसेंटेज टीथ एक्सपेरिमेंट इज कॉमा क्या आएगा, यहाँ पर भी परसेंटेज डी आएगा, तो यहाँ पे आएगा i कॉमा एवरेज। ठीक है, और यहाँ ये आपका लूप खत्म हो जाएगा। ट्राई करो, कितने लोग कर पाते हैं, आई वांट टू सी इट। Anybody able to do this? किसी ने कोड किया? मैम 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 हाँ विश्वी, हाँ मैम देख लीजिए एक बार, ये कोड है, वैल्यूज हमको नहीं दिख रही है। अब ये ना सम, देखो आपने सम को फिर से सेट करना होगा ना, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद सम इक्वल्स टू 0 करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, रन करो। अच्छा वैल्यूज मैंने बंद कर दिया ना, अच्छा इसको 1 मिनट में देखती हूँ, मैं रन करती हूँ। हाँ वैल्यूज देखो वैल्यूज लो, हाँ 23.2। ऐसा करो रैंडम वैल्यूज ले लो, ये मत लो तुम, रैंडम 6 वैल्यूज फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट्स ले लो, है ना, ताकि आपको दिखेगा कि आपके उसमें क्या चल रहा है प्रोग्राम। हाँ ठीक है मैम, हम शेयर करें। हाँ शेयर ही हो रहा है तुम्हारा, तो अभी शेयर हो रहा है मैम। हाँ रिज्यूम हो गया ना। इज द स्लाइड विजिबल टू यू ऑल? अविश्री की स्लाइड आपको दिख रही है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। इसका जो आपको आइकन दिख रहा होगा, उसका पिन सिलेक्ट करो, अविश्री का नाम जहाँ आ रहा होगा
मेरे को दिख रहा है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन, उसको पिन करो, पिन इसका दिख रहा है। हाँ, I have not given enough spaces. पर ठीक है, ऐसे वैल्यू लेके तो 45 आएगा। ठीक है, चलो सही है। अबाउट नेस्टेड लूप। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं विच यू नीड टू कंप्लीट। तो आई शेयर द स्लाइड, उसके बाद जितने भी उसमें एग्जांपल्स हैं आप लोग करेंगे उन्हें, है ना। उसमें कोई डाउट होता है तो ये लास्ट में। सो अब हम आज से कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं। मैम स्लाइड शेयर कर लीजिएगा। करिए। Okay, there is some problem with sharing. मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रखा है। हैंग हो गया है मेरा सिस्टम, so let me join again, I think. हेलो मैम। हाँ जी मैम वो जब हम नेस्टेड से मैम वैल्यू ले रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट 2 की भी वो ले रहा है, तो मैम क्या हमें पूरी 24 डालनी पड़ेंगी? हाँ, 24 डालनी पड़ेंगी, इसीलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरे। ओके मैम। पर ये मेरी जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा रुको अभी। ओके। Am I audible? यस मैम। ठीक है, सो नाउ अभी हमने जो एक क्वेश्चन किया उसमें क्या इश्यू आ रहा था कि हमारे जितने भी वैल्यूज थे उन्हें हमें एक एक करके वैल्यू में असाइन करना पड़ रहा था बार बार, और वो बार बार जो n वैल्यू है हमारी जिसमें हम बार बार इनपुट ले रहे हैं वो हर बार डिस्ट्रॉय हो रही है और उसको दोबारा वैल्यू असाइन हो रही है ना। तो इन दैट केस हमारे पास क्या है, एक एक इतनी 24 वैल्यूज को हमको बार बार इनपुट करना पड़ रहा था, और वो वैल्यूज कहीं सेव भी नहीं हो सकती कि अगर आप देखना चाहें तो, है ना। तो इन दैट केस अभी क्या हो रहा है, जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं या डिफाइन किए हैं उनके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन ओनली स्टोर अ सिंगल वैल्यू। अगर आप उसमें दूसरी वैल्यू डालना चाहते हैं तो पहली वैल्यू को आपको रिमूव करना पड़ता है या डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तभी उसमें दूसरी वैल्यू असाइन होती है। तो ये अभी तक हमने जो डिक्लेरेशन पढ़े हैं वो कैसे है, केयर की करने में क्या होता है, एक कैरेक्टर डेटा इसमें असाइन हो सकता है। इंट काउंट अगेन एक न्यूमेरिक डेटा काउंट में हम असाइन कर सकते हैं विद इन अ गिवन रेंज, पर हम मल्टीपल वैल्यूज को इसमें असाइन नहीं कर सकते यूजिंग दिस डिक्लेरेशन, है ना। तो अभी तक हमने जितने भी डिक्लेरेशन पढ़े हैं दे आर सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ईच वेरिएबल कैन ओनली होल्ड a value of single value of one declared data type. These variables are called scalar variables. Okay, so this is atomic type है, divide नहीं की जा सकती है value further into multiple, है ना। तो scalar variables can only store single value or atomic value of a given type. Then came the concept of aggregate type. Aggregate type क्या है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज को हम डिकम्पोज कर सकते हैं एंड दे हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर्स सच एज एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज आर द डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो पढ़े वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स थे, नाउ कम्स द डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। एरे हम क्यों यूज करते हैं, अगेन जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसमें देखा कि
मल्टीपल वैल्यूज का इनपुट लेना है एंड देन हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। बट अगर वही हमने इनपुट वैल्यूज जो ली जिनका एवरेज हमने कैलकुलेट किया, हमें उनमें से ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि जो भी एवरेज आया था हर आइटरेशन में उससे बड़े थे। तो वो कैसे पॉसिबल है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी बाय यूजिंग दो सिंगल वेरिएबल्स? कैसे कर सकते हैं हम? कोई बताएगा? ये फेरा तुमने नॉट ऑडिबल। कर तो सकते हैं, 24 वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, 24 स्पेसेस मेमोरी से उठाएगा वो, तब हम डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना? यही पॉसिबिलिटी है और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक बोल रही हूँ मैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। तो अगर हमें ये काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनपुट लेने पड़ेंगे वो नंबर्स और उसके बाद उनका कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज, जो अभी हमने किया लास्ट टाइम, है ना? हम एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट में हमने 6 इनपुट लिए, 6 बार इनपुट लिया, एक्चुअली 6 इनपुट नहीं, 6 बार इनपुट लिया और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट किया। अब दूसरी बार अब हमें वो भी नंबर्स बताने हैं जो कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के एवरेज से ज्यादा है, जिनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जो एवरेज आया था उससे बड़े हैं जो नंबर। तो उनमें क्या करेगा, हमें दोबारा सारे नंबर्स को रीड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटेड जो एवरेज वैल्यू है इससे बड़ा है या नहीं है। अगेन फिर एक इनपुट लेके फिर प्रिंट कराना पड़ेगा, नेक्स्ट इनपुट लेके प्रिंट कराना पड़ेगा, बड़ा है या नहीं है, नहीं है या बड़ा है, ये हर बार चेक होगा, ठीक है? लेकिन फिर अगेन आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम स्टोर करोगे एक ही वेरिएबल में, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट ऑल दोज वैल्यूज एट द सेम टाइम, है ना? तो जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, टेम्परेचर, कोर्स, वोल्टेज, तो इन सबको एक साथ हम कैसे डिस्प्ले करें? तो इसके लिए हमारे पास डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज array, which is a fundamental data structures which enables us to store and manipulate huge numbers of data, huge quantities of data. Okay, this is again a data structure which is an ordered set of data values. Ordered मतलब कि ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में वैल्यूज को स्टोर करता है। जब भी आपने कोई ऑर्डर दिया है कि पहले हमें ये 6 वैल्यू है, तो जिस सीक्वेंस में आप देंगे उसी सीक्वेंस में एरे मेमोरी में वैल्यूज को स्टोर करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि आपने तो कुछ 6 नंबर दिए हैं एक सीक्वेंस में, ये रैंडमली कोई उठाया, किसी को कहीं डाला, किसी को कहीं डाला, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन लेगा 6 और 6 जिस सीक्वेंस में आपने दिया है उसी सीक्वेंस में वहां पर स्टोर करता है। फिक्स्ड इन साइज होता है कि आपको पहले से बताना होगा कि आपको कितना बड़ा एरे चाहिए या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स you want to reserve in the memory for contiguous memory allocation. Homogeneous है मतलब जितने भी आप एलिमेंट सेव करना चाहते हैं उनका टाइप सेम होना चाहिए, या तो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, या तो सारे फ्लोट टाइप के होंगे, या तो सारे कैरेक्टर टाइप के होंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट आपने इंटीजर ले लिया, दूसरा फ्लोट ले लिया, तीसरा कैरेक्टर, चौथा इंटीजर, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है? सो देन एरे में 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है कि क्या उसका डेटा टाइप है और साइज कितना है। जब भी हम डिक्लेयर करेंगे एरे को, हमें क्या क्या स्पेसिफाई करना है? एक तो क्या एरे का नेम होगा, उसका डेटा टाइप क्या है और उसका साइज क्या है। साइज और डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंशन इट व्हेनेवर यू डिक्लेयर एन एरे। ओके, इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स, अगर हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना है जिसमें जैसे हमने 6 उठाए हैं, 6 वेरिएबल्स को एक एरे के थ्रू सेव किया, तो अगर हमें 4th एलिमेंट चाहिए तो वी कैन एक्सेस दैट एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स। इंटीजर इंडेक्स जो है आपकी 0 से स्टार्ट होती है till n-1 if the array is having n integer in that in a contiguous memory location. So integer index always begins at 0, ठीक है? और हमें स्पेसिफाई करते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, पेरेंथीसिस में नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने एरे ए बनाया है तो
जीरोथ एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। A1 स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे सेकेंड एनिमल, AN-1, तो ये nth एलिमेंट। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशनल हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। वन डायमेंशनल का मतलब है when there is a single subscript or index whose value refers to the individual array element from 0 to n-1, ठीक है। n क्या है वहां पर? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो हम ये जो मेमोरी में इसी तरीके से ये स्टोर। मल्टी डायमेंशनल में क्या है? when there are more than one subscript, जैसे आपका a, हम जब डिक्लेयर करेंगे a ऑफ 2,3 या 2 3, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो एरे है उसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। अब इसकी डिक्लेरेशन हम देखेंगे, पर दो तरीके के होते हैं, वन डायमेंशन होता है और मल्टी डायमेंशन होता है। मल्टी में 2 3 4 कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मेमोरी स्पेस। ओके, सिंगल में सिर्फ सिंगल एरे की हम बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। तो वन डायमेंशन एरे होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे कि उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय देखा था कि पहले हमने उसका डेटा टाइप प्रोवाइड किया, वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया और फिर उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू दी, जो उसको डेफिनेशन दी है, उसको इनिशियलाइज करने की वैल्यू प्रोवाइड की। अगेन फिर फाइनली हमने प्रिंट करते समय उस वैल्यू को यूज किया, मतलब एक्सेस किया। तो ये काम हम एरे के थ्रू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन मतलब कैसे, किस टाइप का एरे है और कितना साइज है, वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। वन डायमेंशनल डिक्लेरेशन इज अ डेटा टाइप फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब नेम ऑफ द एरे विद अ ब्रैकेटेड कांस्टेंट जो दैट डिटरमाइंस इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। देखो एक्सप्रेशन है मतलब constant integral expression which will give you a particular numeric value. Integral expression. The value of the expression which must be positive is the size of the array and specify the number of elements in the array. Subscripts range from 0 to size -1. The lower bound is 0 and upper bound is size -1. सिंटेक्स क्या होता है इसका? सबसे पहले हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, द नेम ऑफ द एरे और द आइडेंटिफायर एंड इन द स्क्वायर ब्रैकेट वी स्पेसिफाई कि कितना साइज होगा या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऑल द एलिमेंट्स होल्ड वैल्यूज ऑफ टाइप, जो भी डेटा टाइप आपने प्रोवाइड किया है। द साइज ऑफ द एरे इज इंडिकेटेड बाय साइज। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट बी इंट कांस्टेंट और अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। या तो आप डायरेक्टली एक वैल्यू दे दीजिए या कोई एक्सप्रेशन दीजिए जिसकी कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आ रही है। सो फॉर एग्जांपल क्या हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर? इंटीजर टाइप का एक एरे AR डिक्लेयर किया जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि ये स्पेसिफाई कर रहा है ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन टू द मेमोरी कि आई विल रिक्वायर अ स्पेस इक्वल टू 10 इंटीजर एलिमेंट्स, ठीक है। सो इट रिजर्व स्पेस फॉर 10 इंटीजर। Okay, so any declaration, array declaration statements gives the data types of the items, array name and the number of items. ये हमने देख लिया। तो अगर हमारे पास ये तीनों लिस्ट्स हैं, इनके लिए हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? ये जो वोल्टेज है आपका इंटीजर टाइप का है, तो इन वोल्ट्स 5 एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है, लेट्स से इसमें 6 है तो हमें यहाँ पे 6 एलिमेंट्स करने पड़ेंगे, जो भी है। कोड है यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर, बट कैरेक्टर टाइप के, तो कैर कोड 4। वोल्ट्स 5 डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? एक एरे डिक्लेयर हुआ जिसका नाम वोल्ट्स है और उसके 6 एलिमेंट्स होंगे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में। दिस विल बी वोल्ट 0, वोल्ट 1, वोल्ट 2 एंड वोल्ट 5, ठीक है। 0 से 5 क्योंकि 6 एलिमेंट है तो 0 से 5 तक वेरी करेगा। अगेन फ्लोट टाइप का एलिमेंट है 10। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो एनी डाउट?
नो मैम। ठीक है, अमित कहाँ है? अमित है क्या? यस मैम। समझ आ रहा है अमित? नहीं Yes, नहीं, ma'am. एक और अमित है ना। अच्छा, दोनों ही एक ही अमित लगा। Each item in an array is called element or component of the array. ठीक है, जो भी आप उसमें ऐड करेंगे नंबर्स, जो भी इंटीजर्स है या कैरेक्टर्स है, जो भी है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द एरे, component of the array. The individual elements stored in the array are stored sequentially ही stored होंगे, contiguous memory location होगी. First array element stored in first reserve location, second in the second, and so on. Index value gives the position of the element in the array. ठीक है, तो अगर हम जो भी देखो, डिक्लेरेशन एक अलग चीज हो गई, इंट AR ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम 10 एलिमेंट्स यू होंगे, और जब हम AR ऑफ 0 कर रहे हैं इक्वल्स टू 5, मतलब हम ये इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जब प्रिंट करेंगे %t AR ऑफ 0, AR 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट वी आर assigning a value and we are printing that element, लेकिन यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो है डिक्लेरेशन। ठीक है, so let's see और क्या क्या इसमें अलाउड नहीं है। It doesn't allow declaring an array whose number of element is unknown at the compile time। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक X array डिक्लेयर किया जिसका टाइप डबल है लेकिन उसका कोई साइज ही नहीं है। ठीक है, so this is not allowed, it will generate an error. Variable size declaration is not allowed। ठीक है, ऐसा हम वेरिएबल नहीं दे सकते जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अगर हमने इंट n यहाँ डिक्लेयर किया और यहाँ उसका n स्पेसिफाई कर दिया, so this is not allowed। An integer variable is used as size of the array। तो वेरिएबल हम साइज में नहीं यूज कर सकते until and unless आपने उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी। अगर आपने int n equals to 10 कर दिया होता, then you have used it n, तो अलाउड था, है ना। लेकिन अगर वो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है और उसके पहले ही आपने यूज कर लिया फॉर डिफाइनिंग एन एरे, इट्स नॉट अलाउड। अगेन इट इज अ कंपाइल टाइम एरर एंड इलीगल। Okay, again what we can do, we can sometimes define an array size in terms of symbolic constants। symbolic constants क्या होते हैं? ये देखो, यहाँ पे हमने डिफाइन किया has defined n 100। ये क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल कांस्टेंट है। डिफाइन से हम n को कांस्टेंट डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू क्या है? 100। तो ये n फिक्स हो गया, तो कहीं भी हमने प्रोग्राम में n यूज किया है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 100 है, इट्स नॉट चेंजिंग, है ना। ये कांस्टेंट है तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं n से। Since all references to the maximum array size can be altered by simply changing the value of the symbolic constant. Again, number of array elements can also be given using expression। हम expression के फॉर्म में भी दे सकते हैं, given that n की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। ठीक है, जो भी हम वेरिएबल यहाँ यूज कर रहे हैं बट उसकी वैल्यू अगर पहले से डिफाइंड है तो हम उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो x कितने बनेगा? 101 एलिमेंट्स का बनेगा। m की वैल्यू दी है 20, है ना, और n की वैल्यू दी है 10, तो यहाँ जो y बनेगा वो कितना बनेगा? 20 प्लस 50 दैट इज 70 एलिमेंट्स का बनेगा। So the compiler must be able to evaluate the expression, which implies that all components of the expression must be available before the evaluation of the expression। ठीक है, there must be no unknowns, कोई भी unknown नहीं होना चाहिए। Is that clear till this point? Yes, ma'am. It must be remembered that C array starts at 0. So therefore, if an array has an element, the index lasts at n minus 1. What will happen in the case of array of n? चलो बताओ, अगर हमने array of n यूज किया for accessing a particular, मतलब printf के साथ यूज किया, printf में किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर आपने ऐसे array of n यूज कर दिया तो क्या आउटपुट आएगा? मैम गार्बेज वैल्यू आएगा या नल वैल्यू आएगा? बताओ, और लोग बताइए।
will happen in this case? Error आएगा या नहीं आएगा? मैम n-1 जो होगा उसका फेल होगा। सुनाई नहीं दिया मुझे एक सेकंड। मैम n-1 में जो भी होगा उसका वैल्यू देगा ये। अच्छा, और कोई आंसर बताओ। मैम एरर आ सकता है। एरर आएगा। प्रखर बोल रहे हैं एरर, राकेश बोल रहे हैं एरर, पूर्वी क्या आएगा आउटपुट इन दिस केस? हाँ जी बताइए, कोई और आउटपुट आएगा क्या? मैम n-1 की जो वैल्यू होगी वही देगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि n-1 की वैल्यू होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ बोल रहे हैं एरर आएगा। तो एरर तो नहीं आएगा क्योंकि सी प्रोग्राम में वी नेवर चेक्स कि एरे इंडेक्स जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वो प्रोग्राम तो आपका रन कर जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो आपका वैलिड है, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू है एंड यू आर एक्सेसिंग दैट जहां आपने डिफाइन नहीं किया है, तो द रिजल्ट्स आर एंटायरली अनप्रेडिक्टेबल। आर्बिट्रेरी दे सकता है, मतलब अननोन वैल्यू आ सकती है, गार्बेज वैल्यू आ सकती है, या जीरो होगा उस जगह तो जीरो भी आ सकता है, बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि हम ऐसी लोकेशन की वैल्यू ले रहे हैं जिसे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो उसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो सकती है। Is that okay? Is that clear? Yes, ma'am. So I think we'll stop here today and we'll discuss things in the array part tomorrow. Okay, so I'll share the slides now. Okay, ma'am. ठीक है। स्लाइड्स भेज दीजिएगा। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या? स्लाइड्स भेज दीजिए मैम, स्लाइड सेंड कर दीजिए। स्लाइड्स भेज देती हूँ। और कोई डाउट है? थैंक यू मैम। हाँ चल। मैम वो एग्जांपल नहीं समझ में आया था। कौन एग्जांपल? मैम वो 4 एक्सपेरिमेंट्स वाला। एक्सपेरिमेंट वाला नहीं है समझ में? अच्छा देख। अच्छा ठीक है। मैम एक क्वेश्चन मैंने टाइप क्या? एक क्वेश्चन टाइप किया मैंने मैम। शेयर किया आपने कुछ स्क्रीन पे? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रही थी तो मुझे नहीं दिखा। कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन पुट किया आपने? चैट बॉक्स में? हाँ, we can change the value of global variable in any specific block. हाँ कर सकते हैं हम global variable की वैल्यू चेंज, क्योंकि वो एक्सेसिबल है तो वो चेंज होगा। अभी हम ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे, एरेस खत्म कर लो, उसके बाद हम ग्लोबल लोकल सब पढ़ेंगे, क्या क्या क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी रजिस्टर्स होते हैं, ये सब भी पढ़ेंगे। और ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, we'll cover that। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? हाँ चलो मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करूँ। कौन सा समझ नहीं आया था? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। कितने लोगों को समझ नहीं आया है? यहाँ क्या करना है, 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, तो 4 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर। एवरी एक्सपेरिमेंट, 1 एक्सपेरिमेंट में कितना है? 6 रिजल्ट्स है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, नेस्टेड लूप लगाना है कि पहला लूप जो है 1 से 4 तक चलेगा, सेकेंड लूप जो है, जो इनर लूप है, वो 1 to 6 चलेगा फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने लूप कैसे डिफाइन किया? फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, अब एक और फॉर लूप लिया, फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 6, j प्लस प्लस। बस इतना ही है। इसके बाद तो आप सारे इनपुट ले लोगे,
यहाँ सम 0 क्यों किया था इसके बाद हमने? इसलिए किया था क्योंकि ये जैसे ही ये लूप खत्म होगा उसके बाद अगेन हमारी आई की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। यहाँ से जाएगा ना आउटपुट, है ना? और फिर यहाँ चेक होगा ये ट्रू होगा। लेकिन सम की वैल्यू अगर पुरानी रहेगी तो वो सम यहाँ पर, क्योंकि हम अपडेट कर रहे थे, सम प्लस n कर रहे थे ना, इसलिए अपडेट कर दिया था कि अगर दोबारा हुआ तो अब वो दोबारा हमको नया एवरेज चाहिए ना इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इस नई एक्सपेरिमेंट के लिए। कोई डाउट है? और नो मैम अब समझ गया मैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।